1966 की, जब बस्तर के घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत राजमहल बना हुआ था। इस राजमहल की छत पर हजारों आदिवासी इस महल की सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे। वहीं नीचे के कमरे में राजा अपनी प्रजा से मिलने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एक हमला हुआ और ये हमला इतना खतरनाक था कि एक एक कर छत पर खड़े सभी आदिवासी नीचे गिरने लगे। सामने से लगातार गोलियां बरसाते पुलिस के जवान अंदर घुसते चले गए और इस दौरान उनके सामने जो भी आया वो ही लाश के ढेर में बदलता चला गया। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका असली टारगेट थे महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। जी हाँ, और उस दिन के बाद इस तरह की घटनाक्रम की खबरें आना आम बात हो गई थी। इस तरह की कुछ घटनाएं अखबारों और न्यूज चैनल में आना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, जहां हमारे जवानों को आए दिन नक्सलियों के हमले का शिकार होना पड़ता है। बस्तर एक ऐसा शहर जो कि एक वक्त में भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक था और आज भारत के सबसे बड़े संभागों में से एक है, जिसमें 4 जिले शामिल हैं: बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव, जो है तो इंडिया का ही हिस्सा, लेकिन आज भी इंडिया के बीचों बीच बसे इस हिस्से में हर कोई जाने से डरता है, जिसकी खूबसूरती देखकर लगता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। लेकिन जहां डर का ऐसा माहौल है कि रूह कांप जाती है, पिछले कई दशकों से बस्तर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हालात पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये आदिवासी यहाँ पर शांति के साथ अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन सरकार के उठाए एक कदम की वजह से आज न सिर्फ ये आदिवासी बल्कि यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों की भी जिंदगी बद से बदतर हो गई है और आज ये बाहर की दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन आखिर क्यों ये बाहर की दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं? आज के समय में देखिए, ये आदिवासी किसी की भी जान बख्शते नहीं है, लेकिन ये अपने एक राजा को भगवान की तरह पूजते हैं और वो थे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो अगर आज होते तो शायद उनके हालात ये नहीं होते। ये वो राजा हैं जिनकी तस्वीर आदिवासियों के घरों में दिख जाती है, जिन्हें लोग भगवान की तरह मानते हैं। यहाँ के हर घर में इनकी तस्वीर मिलती है, क्योंकि जब ये वहाँ पर राज कर रहे थे तब वहाँ के हालात कुछ और थे और अगर आज भी ये जिंदा होते तो शायद आज आदिवासियों की किस्मत कुछ और ही होती। दोस्तों, इन सब को समझने के लिए हमें इतिहास को समझना होगा, जिसकी कहानी शुरू होती है कई सदियों पहले। तो आज से कई सौ साल पहले भारत के बीच एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसका नाम था दंडकारण्य जंगल। ये जंगल एक नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था। लगभग 5 राज्यों में फैला जंगल पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में था। इस राज्य में पहले कई आदिवासियों का राज था और उसके बाद अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर अपना अपना राज किया। आज से कई सदियों पहले बस्तर पर नल राज्य का शासन था, लेकिन 12वीं सदी के आते आते नल का साम्राज्य यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गया और फिर वहाँ पर तेलंगाना के शासकों का राज हो गया। 12वीं सदी में तेलंगाना के शासक प्रताप देव के छोटे भाई अन्नमम देव अपने परिवार के सदस्यों और खजाने और मां दंतेश्वरी की मूर्ति को लेकर वहां से दंडकारण्य जंगल की ओर निकल पड़े। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा जाता है दोस्तों कि जब राजा का काफिला उन जंगलों से गुजर रहा था तो मां दंतेश्वरी खुद ही एक जगह पर विराजमान हो गई थी और उसी जगह पर बस गया था दंतेवाड़ा। दोस्तों, दंतेवाड़ा की बसावट को लेकर इतिहास में अलग अलग कहानियां काफी प्रचलित है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि दक्ष यज्ञ के दौरान गिरे सती के 52 अंगों में से एक अंग, उनका दांत यहाँ पर गिरा और इस शक्तिपीठ का निर्माण स्थापित हुआ। देव के यहाँ आने के बाद उन्होंने बस्तर और दंतेवाड़ा दोनों को ही अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ माँ दंतेश्वरी का एक मंदिर बनवाया और खुद को उनका पुजारी घोषित कर दिया। इस तरह बस्तर के राजा अब माँ दंतेश्वरी के पुजारी बन गए और इसके बाद बस्तर के लोग यानी कि आदिवासी अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे थे, क्योंकि वहां पर ना तो उन लोगों की इतनी आय थी कि कोई उन पर हमला करता। लेकिन मुगलों के समय में जब मराठा पूरे देश में हमला कर रहे थे तो उस वक्त बस्तर भी उनकी नजरों से बच नहीं सका। हालांकि उन लोगों ने बस्तर पर कब्जा नहीं किया, बस यहाँ के राजा को शासन करने दिया और उन लोगों से टैक्स वसूलने लगे। टैक्स देते हुए भी बस्तरवासी खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पर असली हालात बिगड़े साल 1818 के करीब। उस वक्त एंग्लो मराठा युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई और उस वक्त उनके कब्जे की सारी रियासत और राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। इसके बाद आदिवासियों की असली मुसीबत शुरू हुई। दरअसल जहां मराठा सिर्फ इन लोगों से टैक्स वसूल रहे थे तो वो वहीं अंग्रेजों को इन जंगलों का पता चला और साथ ही यहाँ पर छिपे हुए नेचुरल रिसोर्सेज का भी।
दोस्तों, दंडकारण्य जंगलों में जमीन के नीचे कोयला और लोहा खूब मात्रा में मिलता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी माइंस भी हैं। साथ ही जंगल होने की वजह से वहाँ पर नेचुरल चीजें भी हैं। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने जंगलों को खत्म करना शुरू किया और यहाँ कई सारे कारखाने लगाए और प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए और इन सब के लिए मजदूर बनाया आदिवासियों को। लेकिन आदिवासी कम पढ़े लिखे थे और हमेशा जंगलों में ही रह रहे थे, इसलिए लोग इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे। इन लोगों को खूब मारा पीटा जाता और इनसे हर तरह का काम लिया जाता। साथ ही मजदूरी भी नहीं दी जाती और अब आदिवासियों से उन्हीं के जंगलों को छीनने लगे थे। और इस तरह के अत्याचार से इन आदिवासियों में बाहर की दुनिया के लिए नफरत पैदा होती चली गई और इस नफरत का परिणाम निकला भूमकाल युद्ध। यह युद्ध साल 1910 में हुआ था, जब आदिवासियों ने अंग्रेजों से परेशान होकर बगावत कर दी थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने बस्तर को हिलाकर रख दिया था और अभी जिस बस्तर से दुनिया अनजान थी, इस आंदोलन की वजह से पूरा बस्तर दुनिया की नजर में आ गया था। ये विद्रोह इतना ताकतवर था कि सेंट्रल प्रोविंस के 200 सिपाही, मद्रास प्रेसिडेंसी के 150 सिपाही, पंजाब बटालियन के 170 सिपाही भेजे गए। 16 फरवरी से 3 मई 1910 तक ये टुकड़ियां विद्रोह के दमन में लगी रही। भूमकाल के इस विद्रोह का नायक गुंडाधुर था। आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में याद किया जाता है। क्रांतिकारी गुंडाधुर की बलिदान गाथा को ही मनाने के लिए हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्रांतिकारी गुंडाधुर की मूर्ति का अनावरण किया था। ये मूर्ति सीताराम गाँव में मडिया मोगराज के देव स्थल पर लगाई गई। दोस्तों, इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव को बस्तर में हिला दिया था। हालांकि ये आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया था और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने कई आदिवासी नेताओं को फांसी दे दी तो वहीं कुछ को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। हालांकि वहां के राजा अंग्रेजों के कब्जे में थे, लेकिन फिर भी उन्हें आदिवासियों से बहुत प्यार था। साल 1912 में रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हो गई और उसके बाद साल 1933 में अंग्रेजों ने उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी को बहाकर शासन दिया और उन्हीं के बेटे थे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने प्रफुल्ल कुमारी को शासन सौंपा क्योंकि वो बस्तर में एक जगह बैला डीला पर कब्जा करना जो चाहते थे, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कोयले की खानें थी। लेकिन प्रफुल्ल कुमारी ने उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और इसी के चलते अंग्रेजों ने मौका देखकर प्रफुल्ल कुमारी की हत्या करवा दी। इसके बाद उनके पति को वापस उनके राज्य भेज दिया और राजा बनाया 6 साल के प्रवीर चंद्र भंजदेव। अंग्रेज चाहते थे कि प्रवीर अंग्रेजों के तौर तरीके सीखे और उनके लिए ही काम करे और इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें लंदन भेज दिया। 18 साल की उम्र तक प्रवीर वहां रहे और इस दौरान अंग्रेजों की तरफदारी करने के बजाय वो उनसे नफरत ही करने लगे और वापस इंडिया लौट आए और आदिवासियों के मसीहा बनकर रहने लगे। आखिर में अंग्रेज एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद आता है फिर साल 1947 जब देश आजाद होता है। उस समय आजादी के बाद ऐसे कई रियासत थी जो कि भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। उसमें हैदराबाद निजाम भी थे। दरअसल उसी समय बस्तर के बैलाडीला, वर्तमान में दंतेवाड़ा जिला में लोह आयस्क के भंडार होने की जानकारी मिली। यह आर्थिक रूप से भारत या बस्तर रियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हैदराबाद निजाम कई लालच देखकर बस्तर रियासत को अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन प्रवीर चंद्र भंजदेव ने हैदराबाद निजाम की सलाह को ठुकरा दिया। आजाद भारत में आदिवासियों के बेहतर जीवन की कल्पना कर भंजदेव ने 1 जनवरी 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर बस्तर को भारतीय गणराज्य में शामिल कर दिया। इसके बाद जब भारत आजाद हो चुका था और झारखंड के आदिवासी नेता डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की हक की बात कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के भाग 5 और 6 में आदिवासियों के हक में तमाम प्रावधानों को बना चुके थे, तो एक तरह से संविधान रोड मैप तैयार हो चुका था। जरूरत थी तो बस संवैधानिक अधिकारों को अमल में लाने की। जयपाल सिंह मुंडा कहीं न कहीं बड़ी राजनीति पार्टी की चाल को समझ नहीं पा रहे। ये बात प्रवीर चंद्र भंजदेव को पसंद नहीं आ रही थी और इस वजह से वो पहले बस्तर और बाद में गोंडवाना और उसके बाद पूरे देश के आदिवासियों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की कोशिश करने लगे। साल 1957 में वो जगदलपुर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और कई वोटों से जीते भी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वहां के लोगों का काम ईमानदारी से करना शुरू किया। 4 साल में भंजदेव उस समय के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। सत्ताधारी पार्टी राजा से नेता बने प्रवीर चंद्र को कई लालच दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं।
ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। हालांकि कांग्रेस का सदस्य रहते हुए ही 1957 में वे विधायक भी बने थे, लेकिन आदिवासियों के लिए जो सरकार का रवैया था उससे दुखी होकर 1959 में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों, ये मामला था मालिक मकबूजा भ्रष्टाचार कांड का। बस्तर रियासत के दौरान ही कानून बना था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, लेकिन आजादी के बाद उसमें संशोधन कर उसमें कई बदलाव कर दिए गए और इसका नतीजा ये हुआ कि एक बोतल शराब या कुछ पैसों में ही बाहरी लोग आदिवासियों के जंगल जमीन हड़पने लगे। साल और सांगवान के जंगल खत्म होने लगे। इसे मालिका मकबूजा भ्रष्टाचार कांड नाम दिया गया। राजा ने इस भ्रष्टाचार और संशोधन का बड़े स्तर पर विरोध किया था, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा विरोध किया तब साल 1961 में उन्हें कुछ दिनों के लिए हिरासत में भी लिया गया और इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए राजा के रूप में मिली उनकी सुविधाओं को खत्म भी कर दिया। बस्तर के आदिवासी सरकार के इस कदम से हैरान हो गए और इसके बाद बस्तर में बड़े स्तर पर सरकार का विरोध किया गया। उस समय इस विरोध को खत्म करने के लिए प्रशासन ने गोलीबारी की थी, जिसमें कई आदिवासी मारे गए थे। लेकिन प्रशासन के इस कदम से राजा को एक बात समझ में आ गई थी कि उन्हें अलग से राजनीति की पार्टी बनानी होगी। इसलिए साल 1962 तक आते आते वे पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक आदिवासी पार्टी की नींव रखने के बारे में सोचने लग गए। सब कुछ ठीक रहा और विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की पार्टी ने 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया, जिससे बड़ी राजनीतिक पार्टी हिल गई। इसके बाद भंजदेव प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती बने रहे, क्योंकि वे हमेशा जन मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। आदिवासियों के बीच उनकी लोकप्रियता भी सरकार को अखर रही थी। भंजदेव के रहते बस्तर में जंगल काटने वाले या खनिज निकालने वाले उद्योगपतियों का घुसना मुश्किल हो गया था। अब इसी बीच 25 मार्च 1966 को एक घटना घट गई। पूरे बस्तर से बड़ी संख्या में आदिवासी अपनी समस्याओं को लेकर भंजदेव के सामने इकट्ठा हुए थे। इन्हीं लोगों में से एक कैदी को ले जाते समय पुलिस और आदिवासियों में झड़प हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने आनन फानन में पूरे राजमहल को घेर लिया। सभी आदिवासी राजमहल के अंदर आ चुके थे। पुलिस ने सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। भंजदेव ने पहले महिलाओं और बच्चों को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस ने निहत्थे औरतें और बच्चों पर फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए। पुलिस की इस हरकत से फिर किसी को आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद और ज्यादा पुलिस बल मंगवा लिए गए। राजमहल में घुसकर पुलिस ने अनेक आदिवासियों समेत राजा को गोलियों से भून दिया और देखते ही देखते दोपहर तक राजमहल में सन्नाटा पसर चुका था। पुलिस ने 61 राउंड फायरिंग की और बस इस तरह से आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले राजा की मौत हो गई, जिनका बदला आज भी आदिवासी लेते रहते हैं, जो कि आज भी अपने राजा की शहादत को भूल नहीं पाए। और यही वजह है कि आज भी आदिवासी समाज बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते और वो नक्सली में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अगर उस समय आदिवासियों के राजा की हत्या नहीं की गई होती तो आज शायद बस्तर और उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी? इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।